तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो चुका है बच्चा? जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकंड स्कैनिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव क्या है भाई? न्यूक्लियस से जो आउटर सर्कल इलेक्ट्रॉन है कुछ अट्रैक्शन फील करता है, वो अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो अट्रैक्शन फील क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्शन फोर्स क्यों फील करता है बताओ? सर क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। हाँ, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कौन से इलेक्ट्रॉन कुछ अमाउंट में डिक्रीज कर देते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं भाई? इनर इनर वाले। इफेक्ट को हम लोग कौन सा बोलते हैं? जब जेड इफेक्टिव कुछ अमाउंट में डिक्रीज हो जाए क्या बोलते हैं उसे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग। ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट नोट करना भाई जेड इफेक्टिव के रेसिप्ट में। जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सब में ट्रेंड दे देंगे। तो मेन हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव का ट्रेंड तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मतलब, और ग्रुप में चाहे कहां से चलोगे भाई? अप टू डाउन। ग्रुप में मूव करोगे भाई ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। और पीरियड में चलोगे लेफ्ट टू राइट। पीरियड में कैसे मूव किया जाता है भाई? यहाँ पे जनरली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट टू राइट बोलेगा। अब इस कंडीशन में बोलेगा ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, ये पूछता है भाई। और लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और अप टू डाउन जाने पे रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते चलेंगे? another periodic properties, but comparison of या फिर रहने दो। लेकिन अलग से जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगा उसके लिए हम जेड इफेक्टिव क्या मान के चलेंगे? डिक्रीजेस। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव इन द ग्रुप अप टू डाउन, तो ये आंसर क्या लिखोगे? हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट। वहां पे आंसर हमेशा क्या? तो ग्रुप में जब अप टू डाउन चलोगे, ग्रुप में जब अप टू डाउन चलोगे तो क्या होगा बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? जेड इफेक्टिव। लेकिन साइज क्या हो रहा? वो भी बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने के कारण क्या होगा? जेड इफेक्टिव कम होगा। लेकिन प्रोटॉन बढ़ने के कारण नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। दिमाग में एक बात बैठ गया, लेकिन प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो भैया साइज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव कम, साइज के कारण जेड इफेक्टिव हो गया कम, बट प्रोटॉन के कारण, नंबर प्रोटॉन के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट समझ लो। तो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। तो याद रखना। बट लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। कैसे? लिथियम है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है। इधर लास्ट में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 प्रोटॉन है कि नहीं भाई? नियॉन होगा, लेकिन मैं फ्लोरीन तक की बात कर रहा हूं। होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। पीरियोडिक टेबल याद रखना है। कई लोग तो ऊपर से जा रहा है सर बोल क्या रहे हो आप, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो याद किए नहीं होंगे। लेफ्ट टू राइट जाना बोल रहा लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, कई लोग का यही दिक्कत होगा कि सर ये बोल क्या रहे हो आप, समझ ही नहीं आ रहा है। कितना एटॉमिक नंबर भाई? 9, 7 नहीं होगा, 9। यहाँ पे 9 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन
3, यहाँ पे 9 प्रोटॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भैया प्रोटॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। नीचे जहाँ पे लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, फ्रांसियम, Fr तक जाओगे तो यहाँ पे एटम का साइज तो बढ़ेगा ही, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। अब प्रोटॉन बढ़ता तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो कम होगा, तो इसलिए ओवरऑल रिमेन्स कांस्टेंट। बट क्वेश्चन में नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए आपको डिक्रीजेस मान के चलना है। तो ट्रेंड क्या होता है, जेड इफेक्टिव अप टू डाउन, डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये दिमाग में बैठा होना चाहिए। अप टू डाउन जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी, रिमेन्स कांस्टेंट, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीजेस, लेकिन डिक्रीजेस कब मान के चलोगे, फॉर अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट ये था। सेकेंड पॉइंट, ट्रेंड हो गया जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए कल मैंने एक तरीका बताया था, जेड माइनस सिग्मा, सेल्टर कांस्टेंट या स्केलिंग या सेल्टिंग कांस्टेंट, उसको ना यूज करके किसी भी स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर सेम स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज करना, पॉजिटिव चार्ज फॉर सेम स्पीशीज, फॉर सेम स्पीशीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो अगर, और बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज के इनवर्स प्रोपोर्शनल, कब, यही वाला कंडीशन, फॉर सेम स्पीशीज या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो जेड इफेक्टिव अगर उस तरह से निकालना है, जेड माइनस सिग्मा का यूज नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाल लो। इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ तब। कहने का मतलब क्या है, जैसे नियॉन, यहाँ पे स्पीशीज ले लेता हूँ, ये जो टेबल बना रहा है इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन आता है और आते रहेगा, याद रखना इस बात को। नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, 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 सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ क्या होगा, सबका एटॉमिक नंबर बोलो। 10, 7, 8, 9, 10, 11, फर्स्ट में 10, 7, 8, 9, 9, 11, 11, 12, 12, 13। 13. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बच्चा, सेम होंगे सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है भाई, 12 प्रोटॉन एंड 13 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाइट्रोजन के पास होता 7 -3 है, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10। बेटा माइक म्यूट करके रखो। 10 इलेक्ट्रॉन, नहीं बोलना रहता तो माइक तुरंत म्यूट कर लिया करो। 3 स्पीशीज क्या होंगे, ये पूरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कैसे स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या दिखना भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो का तुम्हें पता चल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव निकालना है तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालो तो भी आंसर मिल जाएगा आपको, या फिर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। किसमें ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, बताओ जल्दी। पॉजिटिव चार्ज किसमें बच्चा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, 3+ में ज्यादा,
बस यही वाला जो नोट आ गया ना सेकेंड वाला, इसी को देख के बनाना है। उसके बाद Mg2 प्लस, Mg2 प्लस के बाद Na, Na, Na प्लस, sodium +1, उसके बाद chlorine, माइनस, chlorine, oxygen, oxygen, nitrogen. माइनस होगा कि नियॉन होगा? neon होगा। सर नियॉन अब F Neon, माइनस, sir. उसके बाद O माइनस, O2 माइनस, और सबसे कम N3 माइनस। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट, एकदम रटा होना चाहिए ये ऑर्डर। आगे इससे बहुत सारे पीरियोडिक क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये एकदम स्पेसिफिक जो करवाया अभी दिमाग में बैठा लो, कोई एकदम भारी दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं याद रहेगा, समझ नहीं आएगा। अरेंज द गिवन species in decreasing order of Z effective. In decreasing order of Z effective, arrange the given species in decreasing order of Z effective. ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। किसमें Z effective ज्यादा होगा, सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा किसका होगा Z effective? सेम स्पीसीज का पॉजिटिव चार्ज Fe3 प्लस, अच्छा ABC कर लूंगा इसको सबको, ये A वाला, ये B C, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चा? A के बाद Fe3 प्लस, उसके बाद Fe2 प्लस Fe, इसमें आंसर आया होगा n -1 n -3 O -1 O -2 Cn +7 +5 +1। ये तो अभी देखे ट्रेंड से लिया गया है भाई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले में Na प्लस था भाई, ठीक है ना, मिस्टेक यहाँ पे Na प्लस था, Mg2 प्लस Na प्लस, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो फ्लोरीन का ज्यादा, देन ऑक्सीजन, सबसे कम नाइट्रोजन। अब चार्ज वाले हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये, तो इनमें नियॉन सबसे ज्यादा, नियॉन का, उसके बाद फ्लोरीन का माइनस का, ऑक्सीजन 2 माइनस का। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस। सेम स्पीड है तो पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा, Mn+7 Mn+4 Mn+2, क्रोमियम +6 क्रोमियम +3 क्रोमियम। तो अब बताओ किसका इनकरेक्ट और किसमें किसको डाउट है? मतलब जिसका डाउट है वो पूछ सकता है सर मुझे ये 1 नंबर में तकलीफ है या 6 7 जो भी है, 1 to 10 में जिसका जो डाउट है पूछ सकता है हमसे। सभी का करेक्ट है? Yes, sir. यस सर, सबके बदले बस एक बंदा, बाकी यस सब सर सही है, यस सर करेक्ट सही है हमारा। यस सर, Yes, sir. करेक्ट है। मतलब तुम लोग जेड इफेक्ट गया, समझ में आया? तो जेड इफेक्ट का जेड माइनस सिग्मा करने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा, ठीक है, प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले को लेना है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो कम नेगेटिव चार्ज वाले को लेना है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और सेमी स्पीशीज में। तो कर लोगे ट्रेंड, बना लोगे सबका ऑर्डर, और Yes, sir. ट्रेंड का होता है अप टू डाउन रिमेन्स कांस्टेंट, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीजेस, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप टू डाउन डिक्रीजेस मानकर चलना है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है बच्चा एटॉमिक रेडियस, हेडिंग नोट कर लो।
एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज भी बोल सकता है। तो भैया एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, बीच में होता है न्यूक्लियस और ये आउटर सेल। आउटर सेल में होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, वहां पे भी होगा। तो बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सिंपल से जैसे स्फेरिकल में होता है सेंटर से पेरिफेरी का या सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? एटॉमिक, सॉरी सर्कल का रेडियस। एटम है तो एटम का रेडियस। तो डेफिनेशन क्या होगा भाई? द डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक का बच्चा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से कहां बच्चा बोलो? outer shell electron. Very good. The distance between center of nucleus to outer cell electron is called atomic radius. And it is directly proportional to atomic radius directly proportional to atomic size. क्लियर है? एटॉमिक रेडियस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस को क्या करते हैं? एटॉमिक रेडियस। उसके बाद ट्रेंड, जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनका ट्रेंड भी पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या होगा बच्चा? ग्रुप में ऊपर से नीचे मतलब अप टू डाउन जंप करना भाई। पीरियड में कैसे चलना भाई? लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, ये याद रखना है ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट। तो भैया ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज क्या होता है भाई? एक ऑर्बिट नीचे आओगे तो दो ऑर्बिट, एक ऑर्बिट का फिर दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे। और इधर जाने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं? कांस्टेंट, लेकिन साइज छोटी जाती है जेड इफेक्ट के कारण। तो बताओ एटॉमिक साइज, और इधर एटॉमिक साइज क्या होगा भाई? सर ग्रुप में इंक्रीज होगा और पीरियड में डिक्रीज। हाँ, अप टू डाउन इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। नोट कर लो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। करेगा। आयोनिक रेडियस हेडिंग है, एटम से क्लोरीन आयन बन रहा है, एटम से क्लोरीन प्लस आयन बन रहा है। तो माइनस आयन एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से, और यहाँ पे प्लस आयन इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड ऑन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? रिमूवल। क्लियर है बच्चा? तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे कितने थे भाई? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। प्रोटॉन अब भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो जेड इफेक्टिव इस केस में क्या होगा भाई? डिक्रीजेस। और इस केस में जेड इफेक्टिव, पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन देखना है, इंक्रीजेस। ठीक है ना? तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ? ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव क्या होगा तीनों में? Chlorine plus chlorine, chlorine minus. वेरी गुड। और यहाँ पे क्लोरीन माइनस। ठीक है ना? तो ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा?
जेड इफेक्टिव जिधर जाओगे तो उधर जेड इफेक्टिव और रेडियस का जो रिलेशन है दूसरे का अपोजिट होता है भाई। क्या होगा बताओ, किसका रेडियस ज्यादा होगा? CL माइनस का माइनस का, उससे कम CL का, और सबसे कम Cl प्लस का। CL प्लस मैंने इस तरह से ऑर्डर बनाया है भाई। तो कैटायन के लिए तो रेडियस के लिए r, रेडियस के लिए r, कैटायन के लिए है ये, एनायन के लिए तो A माइनस, कैटायन के लिए तो C माइनस, एटम के लिए तो A। दैट मींस कह सकते हो क्या, इन आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका रेडियस ज्यादा होगा? एनायन, ठीक है ना। ए निकल लेते हैं, पता चला ए सेम समझ रहे हैं। फिर एटम, एटॉमिक रेडियस, और सबसे कम कैटायनिक रेडियस। क्लियर है? तो किसी भी आयनिक रेडियस में ये ट्रेंड फॉलो होगा। अब बात करता है डेफिनेशन नोट करने के लिए। तो आयनिक रेडियस क्या होगा भाई, डेफिनेशन को मुझे बता सकता है क्या? ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया सर। हो गया सर। याद रखना, एटम से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एनायन, रिमूव होने से कैटायन। तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। और एटॉमिक रेडियस या एनी टाइप ऑफ रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जहां पे जेड इफेक्टिव कम होता है वहां पे रेडियस ज्यादा होता है। क्लियर है ना भाई? लेंथ ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम फील होगा, अगर रेडियस ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो रेडियस कम। तो अब बात आता है आयनिक रेडियस होता क्या है। क्या होगा आयनिक रेडियस? The distance between center of nucleus to outer shell electron, the distance between center of nucleus to outer shell electron is called ionic radius. The distance between center of nucleus to outer shell electron in ion है is called ionic radius. तो भैया रिश्ता वही सोचना है, क्या होगा डेफिनेशन? The distance between कहा center of nucleus to outer shell electron in ion is called ionic radius. पहले एटम था, अब आयंस में। and it is two types. कौन कौन से बच्चा? अनायन एंड कैटायन। and ionic radius, और सेकंड कौन सा बच्चा? कैटायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस का डेफिनेशन क्या होगा और एनायनिक का क्या होगा? फिर से वही, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किस में लिखूंगा? ए, क्या आएगा यहाँ पे टर्म्स बताओ? अनायन कैटायन न्यूक्लियस टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन अनायन रेडियस it's called anionic radius, in cation is called cationic radius. बना लो डेफिनेशन। और एनायन का रेडियस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैटायन। ये पॉजिटिव चार्ज ना, एज कंपेयर टू कैटायन। क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी। नोट डाउन कर लिया सब कोई? यस सर। दूसरे पेज में देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियस, एटॉमिक रेडियस की टाइप लिख रहा हूं। फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड डिस्कस करेंगे हम लोग
वेंडर वॉल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वेंडर रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये तीनों रेडियस हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके भाई, हेडिंग नोट कर लो। कितने बच्चे हैं? एक रेडियस तो हो जाएगा कंप्लीट। कोवेलेंट रेडियस, दो बातें नोट करना। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? The half of distance, the half of distance between two covalent bonded molecules, two covalent bonded molecules नहीं atom, two covalent bonded atom is called covalent. The half of distance between two covalent bonded atom is called covalent radius. Is called covalent radius, and it is represented by radius के लिए R, covalent के लिए C। प्लस नहीं कर रहा, नहीं तो कैटायन जाएगा, ठीक है ना। तो कोवेलेंट रेडियस क्या? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब ये कोवेलेंट बॉन्डेड क्या होता है? इससे एक नया कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड, उसको दूर करते हैं भाई। दो बातें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। द बॉन्ड between non-metallic element, the bond between non-metallic element is called, the bond between non-metallic element is called covalent bond. The bond between non-metallic element is called covalent bond. The bond between non-metallic element is called covalent bond, and it is formed by the sharing of electron, the sharing of outer shell electron, the sharing of outer shell electron of atom. The bond between non-metallic element is called covalent bond, and it is formed by the sharing of electron, sharing of outer shell electron, sharing of outer shell electron of atom. एग्जांपल देखो भाई, ध्यान से सुनना भाई। Cl के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कौन से ग्रुप का है भाई Cl? ग्रुप नंबर बताओ Cl का जल्दी। Halogen. आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ग्रुप 1 to 12 जो है, ग्रुप 1 और 2 में आउटर शेल ग्रुप 1 है तो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2, 13 है तो 3, ये याद रखने का तरीका है। 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8। क्लियर है कैसे याद रखना है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है Cl में वो होता है 7, 17 है तो 7 इलेक्ट्रॉन,
अब भैया यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सब स्टेबल कब होते हैं, जब वो नोबल गैस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। रिपीट कर रहा हूं, जितने भी प्रोडक्टिव एलिमेंट है वो कब स्टेबल होंगे, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, सिमिलर टू नोबल गैस। नोबल गैस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, कौन से ग्रुप से है वो? 8 8 इसका नाम है जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑक्टेट होगा कंप्लीट। ऑक्टेट का इसी से आया है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब ऑक्टेट हुआ कंप्लीट, वो हो जाएंगे स्टेबल। तो भैया क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है बताओ? 1 वेरी गुड। ये सब समझने वाली बात है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये क्रॉस कर लेता दूसरे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, ये भी क्लोरीन एटम, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। शेयरिंग मतलब दोनों में कॉमन होगा वो पार्ट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 ये 7 और एक इस क्लोरीन का, तो ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। तो ये क्लोरीन एटम है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका मर्ज हो गया तो इस तरह से रब कर देता हूं, ये सेंटर, ये सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, जल्दी बताओ? ये कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे ना बच्चा, क्या बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इस बॉन्ड का जो हाफ है वो क्या कहलाएगा? इस बॉन्ड का हाफ डिस्टेंस क्या कहलाएगा भाई? द हाफ डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस। वेरी गुड, कोवेलेंट रेडियस। और मैं कोवेलेंट रेडियस कहाँ होगा? जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका आधा, कोवेलेंट बॉन्ड का आधा कोवेलेंट रेडियस। तो ये थोड़ा सा याद रखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों क्लोरीन ने क्या किया? शेयरिंग किया, तो ये बना। तो इन दो क्लोरीन एटम का जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है वो कहलाएगा, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, और उसका आधा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, नोट डाउन कर लो चलो। तो कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ ही कोवेलेंट रेडियस है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे उसको याद क्या करना है? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जनरली ये नॉन मेटल में होता है। नोट डाउन कर लो सब। आज की सेवा यहीं पे करते हैं बच्चा लोग समाप्त, जल्दी से नोट डाउन कर